ठीक है बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आप लोग जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम बॉडी के अंदर एक जो कंडीशन है स्टारवेशन, उसको लेके चल रहे हैं। यानी जो पीछे वाला आप लोगों का लेक्चर है उसको अगर आप माइंड में रखें तो आप लोगों ने अभी ये कंसीडर करना है कि हमारी बॉडी में स्टारवेशन कंडीशन है। ठीक है, स्टारवेशन कंडीशन का मतलब है कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है या प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है वो क्या है, लो है। और इस लो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन के रिस्पांस में आपके जो पैंक्रियाज जो एक ग्लैंड है उसके अल्फा सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करें, ग्लूकागोन। पिछले 1 से 2 लेक्चर्स के अंदर हमने ये देखा है कि ओके जब ग्लूकागोन रिलीज हुआ, इस ग्लूकागोन ने बॉडी के अंदर जहां-जहां जिस तरह से ये ग्लूकोज को या एनर्जी को मैनेज कर सकता था, इसने उन सब पाथवेज या प्रोसेसेस को क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। अगर आप लोग इस डायग्राम को देखिए जो कि हम पिछले 2 से 3 लेक्चर से देखते हैं, तो हम इस चीज को कंसीडर करते हैं कि जैसे ही ग्लूकागोन रिलीज होता है तो बिकॉज ग्लूकागोन एक एंडोक्राइन हार्मोन है और एंडोक्राइन हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी के डिस्टेंट सेल्स तक पहुंच जाते हैं। ऑटोक्राइन और पैराक्राइन ऐसे हार्मोन्स होते हैं ना जो कि एक खास रीजन में ही एक्ट करते हैं। इसके कंपैरिजन में एंडोक्राइन हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि दूर दूर जो सेल्स होते हैं, डिस्टेंट सेल्स, वहां तक जाके भी अपना इफेक्ट कॉज करते हैं। ठीक है, अब बॉडी के अंदर 3 तरह के सेल्स ऐसे हैं जो कि ग्लूकागोन को सेंस कर सकते हैं। और वो ग्लूकागोन को सेंस क्यों करते हैं, बिकॉज दे हैव रिसेप्टर्स फॉर दिस हार्मोन। यानी बिल्कुल उसी तरह जैसे आप किसी खास किस्म के सिग्नल को तब तक डिटेक्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास उसके लिए स्पेसिफिक जो है एंटीना प्रेजेंट ना हो उसको कैप्चर करने के लिए। उसी तरह कोई भी सेल ग्लूकागोन को तब तक रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता या ग्लूकागोन को तब तक सेंस नहीं कर सकता जब तक उसके पास ग्लूकागोन के लिए क्या प्रेजेंट ना हो, रिसेप्टर प्रेजेंट ना हो। और बॉडी में कितने टाइप के ऐसे सेल्स हैं जिनमें ग्लूकागोन के रिसेप्टर्स हैं? 3, एडिपोज, लिवर एंड मसल। अभी जो प्रीवियस हमारे 2 से 3 लेक्चर हैं उसमें हमने ये देखा है कि ग्लूकागोन जब रिलीज होता है तो लिवर के अंदर प्रोसेस स्टार्ट करवाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस का। इसी तरह मसल्स में भी कौन सा प्रोसेस एक्टिव करवाता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। यानी चूंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो ये ग्लूकोज को मैनेज करने की कोशिश करता है, ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, ग्लूकोज। इसके अलावा ये ग्लूकागोन एक और प्रोसेस भी एक्टिव करवाता है एंड दिस प्रोसेस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए एंजाइम सिर्फ और सिर्फ लिवर में प्रेजेंट है, लेकिन इस ग्लूकोनियोजेनेसिस को असिस्ट करने के लिए मसल्स और एडिपोज भी यूज होते हैं। मसल्स इसके लिए क्या चीज प्रोवाइड करते हैं, प्रीकर्सर्स इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, पायरुवेट में। और एडिपोज टिश्यूज क्या करते हैं, फैटी एसिड्स को रिलीज कराते हैं और ये फैटी एसिड लिवर में जाके क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी या फिर एनर्जी, जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को क्या करेगा, असिस्ट करेगा। यानी इनडायरेक्टली एडिपोज और मसल्स भी ग्लूकोनियोजेनेसिस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कोई एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और जो दूसरे सेल्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रीकर्सर्स प्रोवाइड। समझ है ना यहाँ तक, ये पॉइंट सबको पता है ना। अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये वाला प्रोसेस से डिस्कस किया कि किस तरह से ग्लूकागोन एडिपोज टिश्यूज के ऊपर जब बाइंड करता है तो वहां पे कौन से ऐसे इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स हैं, साइक्लिक एएमपी, प्रोटीन काइनेज ए, जो कि इन फैटी एसिड्स को वहां से रिलीज करवाते हैं और ये फैटी एसिड्स ब्लड में सीरम एल्ब्यूमिन के थ्रू आपके टारगेट सेल्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, लिपोलाइसिस का प्रोसेस भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि जब सेल्स के अंदर फैटी
किस तरह से वो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। उसमें हमने बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस देखा कि आपके पास कुछ एंजाइम्स हैं जो कि फैटी एसिड्स को ब्रेक करके एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए को टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद इसमें कन्वर्ट कर देते हैं एटीपी। यानी ये प्रोसेस हम सारा पढ़ चुके हैं। अब आज हमने एक और पॉइंट क्लियर करना है और वो ये पॉइंट होगा कि ये जो आपके पास फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन है या जब आपकी बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म शिफ्ट करती है कार्बोहाइड्रेट से किसके, फैट्स पे, फैटी एसिड्स पे, उस टाइम एक और प्रोसेस भी एक्टिव हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज या फिर कीटोजेनेसिस। कि जब ग्लूकागोन रिलीज होता है और ये सारे प्रोसेसेस जो मैंने यहाँ पे भी आप लोगों के सामने लिखे थे कि ये हो रहे हैं, इन प्रोसेसेस के साथ एक और प्रोसेस कि जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है या आपकी बॉडी जो है वो ग्लूकोज की बजाय फैटी एसिड्स को ज्यादा डाइट में यूज कर रही है, तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर आपके पास ग्लूकोनियोजेनेसिस तो होगी क्योंकि ब्रेन के लिए ग्लूकोज बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ स्टार्वेशन कंडीशन में आपके पास एक और प्रोसेस भी ऑपरेट होता है। वो कौन सा प्रोसेस है? कीटोजेनेसिस। कीटोन बॉडीज का वर्ड मैंने काफी दफा क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में यूज किया था और उस टाइम आप लोगों को उसका आइडिया नहीं था, लेकिन आज आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्टार्वेशन कंडीशन या डायबिटीज में कीटोन बॉडीज एक्चुअली किस तरह बनती हैं और इनका क्या इफेक्ट है। ठीक है, कीटोन बॉडीज किन कंडीशंस में बनती है ये तो मैंने बता दिया है कि जब आपके पास या तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, पहली कंडीशन, या आपकी जो बॉडी है उसने अपना मेटाबॉलिज्म शिफ्ट किया है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फैटी एसिड्स। इन दोनों कंडीशंस में कीटोन बॉडीज बनेंगी। अब ये कीटोन बॉडीज बनती क्यों है? आपने ये चीज तो पढ़ी है ना कि जो ब्रेन के सेल्स हैं वो नॉर्मली किस चीज को यूज करते हैं एनर्जी के लिए? ग्लूकोज को। ग्लूकोज के अलावा वो प्रोटीन्स को यूज नहीं करते, वो फैटी एसिड्स को यूज नहीं करते। और हमें ये भी पता है कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो ब्रेन की उस ग्लूकोज की डिमांड को पूरा करने के लिए लिवर एक प्रोसेस चला रहा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी जब आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है उस टाइम पे ब्रेन सेल्स की एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए लिवर में एक प्रोसेस हो रहा है और ये प्रोसेस कौन सा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें आपके जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स हैं जैसे पायरुवेट वो किसमें कन्वर्ट होते हैं? फाइनली ग्लूकोज। ये प्रोसेस लिवर में हो रहा है। अब समटाइम्स क्या होता है कि लिवर सेल के अंदर इस ग्लूकोनियोजेनेसिस को असिस्ट करने के लिए हमें ये भी पता है कि एडिपोज टिश्यू से फैटी एसिड भी जा रहे हैं लिवर के अंदर, ऐसा ही है ना? आपके पास प्रीकर्सर्स मसल्स प्रोवाइड करता है और जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए फैटी एसिड लिवर सेल्स के अंदर आता है। सो होता क्या है कि जब फैटी एसिड इस लिवर सेल के अंदर एंटर होते हैं, यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में जब एंटर होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के बाद आपके पास हाई कंसंट्रेशन में बन जाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन के बाद आपके फैटी एसिड्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? एसिटाइल कोएंजाइम में। अब ये जो आपके इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई है, इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को कहां पे जाना चाहिए? टीसीए साइकिल में। बट टीसीए साइकिल का एक इंटरमीडिएट है ऑक्सैलोएसीटेट, जो कि जरूरी है इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट करने के लिए। हम यही पढ़ते हैं ना कि हमेशा एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलो
ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन होता है और कन्वर्ट होता है सिट्रेट में, उसके बाद आपका ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। लेकिन जब ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही होती है तो उस टाइम ऑक्सैलो एसीटेट ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी यूज हो रहा होता है। सो एक कंडीशन ऐसी आती है स्टार्वेशन में, जब ग्लूकोनियोजेनेसिस और बीटा ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेसेस इकट्ठे चल रहे हैं, एक तरफ बीटा ऑक्सीडेशन क्या चीज प्रोड्यूस कर रही है, एसिटाइल कोएंजाइम है, और दूसरी तरफ ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑक्सैलो एसीटेट को यूज कर रहा है ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। अगर ऑक्सैलो एसीटेट की कंसंट्रेशन कम है तो क्या एसिटाइल कोएंजाइम में तीसरे साइकिल में एंटर हो सकता है? नो, बिकॉज एक्सेप्टर मॉलिक्यूल अवेलेबल ही नहीं है, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है, लो है। ये वो कंडीशन है जब आपका यहाँ पे ये एसिटाइल कोएंजाइम में क्या चीज बनाना शुरू कर देता है, कीटोन बॉडीज। ये पॉइंट समझ में आए? मैं एक दफा दोबारा बताता हूँ। आपने एक कंडीशन रखनी है, वो कंडीशन है स्टार्वेशन, ठीक है? और स्टार्वेशन में हम लिवर सेल को देखने जा रहे हैं। ये लिवर सेल है और इस टाइम आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम है, इट मींस कि बॉडी में कौन सी कंडीशन है, स्टार्वेशन। और हमने अभी आइडेंटिफाई किया है कि स्टार्वेशन कंडीशन में ग्लूकागोन रिलीज होता है जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस एक्टिव करवाता है। इट मींस कि इस टाइम आपके पास यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है? इसके डिफरेंट प्रिकर्सर्स हैं। कुछ अमाउंट में आपके मसल्स में आने वाले अमाइनो एसिड्स कन्वर्ट होते हैं पायरुवेट में, और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस इस पायरुवेट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज, ठीक है? इसी तरह से समटाइम्स इस ग्लूकोनियोजेनेसिस में पीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट्स भी यूज होना शुरू हो जाते हैं, उसके प्रिकर्सर्स भी यूज होते हैं, जिसमें एक प्रिकर्सर की एग्जांपल मैं दे रही हूं ऑक्सैलो एसीटेट, यानी ड्यूरिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस पायरुवेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट यूज हो रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, बिकॉज इस टाइम ग्लूकोज की जरूरत है फॉर ब्रेन सेल्स, ग्लूकोज बनाना जरूरी है। ये प्रोसेस लिवर के अंदर चल रहा है। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि बिकॉज ग्लूकागोन रिलीज हुआ है तो एडिपोज टिश्यू से फैटी एसिड्स को भी लेके आ जाता है। फैटी एसिड साइटोसोल में पहले एक्टिव होते हैं और उसके बाद कार्निटिन शटल के थ्रू एंटर हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। जब मैट्रिक्स में आते हैं तो आपके पास एक 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड जब ब्रेक होगा तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करेगा, यानी फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन के बाद, बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के बाद जिसमें टोटल 4 एंजाइम्स यूज होते हैं, आपके पास हाई अमाउंट में क्या चीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब इस एसिटाइल कोएंजाइम में तो जाना था टीसीए साइकिल में, बट जो एक्सेप्टर जरूरी है इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट करने के लिए, टीसीए साइकिल में उसे ऐड करने के लिए, वो एक्सेप्टर कम है या अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वो एक्सेप्टर किसी दूसरे पाथवे के अंदर यूज हो रहा है, ऐसे ही है ना? सो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसी टाइम को एंजाइम में यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। एक फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से आपके पास 8 एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं, दूसरा फैटी एसिड का मॉलिक्यूल आया है मजीद 8 एसिटाइल कोएंजाइम बना देता है, तो आपके पास जब वो तीसरी साइकिल में एंटर नहीं होगा तो इधर उसकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, हाई कंसंट्रेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ये वो टाइम है जब आपका ये एसिटाइल कोएंजाइम में एक दूसरे पाथ की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और वो पाथ कौन सा है, कीटोजेनेसिस, ठीक है?
ये कब होगी कीटोजेनेसिस, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया कि ये प्रोसेस कब होगा। स्टार्वेशन कंडीशन में जब पीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में यूज हो रहे हैं तो तब हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम कौन से प्रोसेस में जाना शुरू हो जाती है, कीटोजेनेसिस या कीटोन बॉडी फॉर्मेशन में। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो थे ठीक है स्टार्वेशन में ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, बट ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ क्यों, इसकी जरूरत क्यों थी। इससे पहले मैं आपसे हमेशा एक चीज कहती आ रही हूँ कि ब्रेन जो है वो ज्यादातर ब्रेन मोस्ट ऑफ द टाइम किसको यूज करते हैं एनर्जी के लिए, ग्लूकोज। लेकिन अब एक पॉइंट आपने यहाँ पे माइंड में रखना है कि जब बहुत ज्यादा स्टार्वेशन कंडीशन हो रही है उस टाइम पे ब्रेन अपना मेटाबॉलिज्म शिफ्ट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए किस पे, कीटोन बॉडीज। सो जब तक ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज बना रही है कीटोन बॉडीज बनेगी, ये कीटोन बॉडीज यहाँ से ब्लड में जाएंगी और ब्लड से ट्रेवल करते करते कहाँ पे जाएंगी, ब्रेन तक, और ब्रेन इनको कंज्यूम करेगा। सो हमें एक और बात पता चल गई कि लिवर एक्चुअली कीटोन बॉडीज का सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोड्यूसर। बनाने के बाद इनको ब्लड में रिलीज करता है और जो मेन कंज्यूमर है इन कीटोन बॉडीज का वो कौन सा आपका ऑर्गन है, ब्रेन। यानी बनती किसके लिए है, ब्रेन के लिए। लिवर अपने लिए नहीं बना रहा बल्कि ब्रेन के लिए बना रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे ग्लूकोज किसके लिए बना रहा है, ब्रेन के लिए। एक और पॉइंट जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराना है, पहले ये किस कंडीशन में स्टार्ट होता है कीटोजेनेसिस, क्यों हो रहा है, बिकॉज ब्रेन कीटोन बॉडीज को यूज कर सकता है। सो आपको स्टार्वेशन में कीटोन बॉडीज बनानी है बिकॉज इस टाइम एसिटाइल कोएंजाइम में वैसे ही ज्यादा है, पीसीए साइकिल में जा नहीं रहे, एनर्जी बन रही है, तो बेहतर यह है कि कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन हो जाए। अब जब लिवर कीटोन बॉडीज को बना के ब्लड में इनको रिलीज करेगा, बिकॉज ब्लड में इनको लेके कहां तक जाना है, उस ऑर्गन तक जिसने इसको यूज करना है। लिवर बनाएगा, रिलीज करेगा और ब्लड लेके कहां पे जाएगा, ब्रेन तक। इन कीटोन बॉडीज की नेचर होती है एसिडिक। सो जब लिवर इनको बना के ब्लड में रिलीज करता है तो उस टाइम आपके प्लाज्मा की पीएच कम हो जाती है। इन अदर वर्ड्स प्लाज्मा के अंदर एसिड कंपोनेंट्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, और इस कंडीशन को आप कहते हो एसिडोसिस। ये एसिडोसिस किस वजह से हुआ है, स्टार्वेशन की वजह से या फिर मेटाबॉलिज्म के चेंज होने की वजह से। सो इस एसिडोसिस को आप कहते हो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एसिडोसिस की बाकी टाइप्स है, बिकॉज समटाइम्स डायबिटीज में भी कीटोन बॉडीज बनती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बनती हैं। उस टाइम एसिडोसिस आपकी होगी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इसी तरह से समटाइम्स आपकी प्लाज्मा के अंदर एसिडिक कंपोनेंट जमा होना शुरू हो जाते हैं अगर किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करती। किडनी का ये काम होता है ना कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को बैलेंस करना, मिनरल्स को बैलेंस करना, बिकॉज एक्सेसिव अमाउंट में वो यूरिन में रिलीज करते हैं। सो अगर किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करती, आपके प्रोटॉन यूरिन में रिलीज नहीं हो रहे, वो प्लाज्मा में रहेंगे, तो उस केस में आपकी जो एसिडोसिस होगी वो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगी। बिकॉज वो किसकी वजह से हो रही है, किडनी फंक्शन के नॉर्मल होने की वजह से होती है, जो हमने क्लिनिकल में भी पढ़ी। अब याद नहीं होगी लेकिन कोई बात नहीं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आप लोगों ने देखी कि ये कब होगी, स्टार्वेशन में या फिर मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से। ठीक है, और ये होती क्यों है, बिकॉज स्टार्वेशन या मेटाबॉलिज्म के चेंज होने की वजह से आपकी बॉडी अपना जो मेटाबॉलिज्म है वो कार्बोहाइड्रेट से फैट में शिफ्ट करे। सो जब भी आप ये सुने कि बॉडी में ज्यादातर जो है वो फैट्स यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कीटोन बॉडीज भी बनेगी। ठीक है, और उसकी वजह से एसिडोसिस भी हो। अच्छा, अब हमने ये एक देख लिया, ओवरव्यू ले लिया कि कीटोजेनेसिस क्या होती है, कब होती है और इसकी जो मेन रीजन है वो क्या है। अब हम वो प्रोसेस देखते हैं कि किस तरह से एसिटाइल कोएंजाइम में कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट होता है।
कीटोजेनेसिस, इसको आप सिंपल इस तरह देख सकते हैं कि इसमें आपके पास कन्वर्जन होगी एसिटाइल कोएंजाइम की, जिसमें कीटोन बॉडीज, और कीटोन बॉडीज आपके पास 3 तरह की होगी, एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं 4 एंड देन आपके पास है एसिड। जो आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्या कहा जाता है, कीटोन बॉडीज। सो हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप एसिटाइल कोएंजाइम ए एसीटोएसीटेट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटोन में कन्वर्ट होते हैं, और ये कहाँ पे प्रोसेस होगा कीटोजेनेसिस का, लिवर में, बिकॉज लिवर इसका क्या है, प्रोड्यूसर है कीटोन बॉडीज। ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि आपके पास ये प्रोसेस कब हो रहा है, जब ऑक्सैलोएसीटेट ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ जो है वो ज्यादातर यूज हो रहा है। सो अब जो एक्सेसिव अमाउंट में एसिटाइल कोएंजाइम है, 2 कार्बन फ्रेगमेंट यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए अब एक दूसरे पाथवे की तरफ यूज होगा, और वो पाथवे आपके पास है कीटोजेनेसिस। इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले आपके पास 2 molecules of acetyl coenzyme A, इनकी कंडेंसेशन है। ठीक है, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है एसिटाइल कोएंजाइम A का, और ये दूसरा मॉलिक्यूल। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास जो एंजाइम यूज होता है, ये वही एंजाइम है जो कि बीटा ऑक्सीडेशन के लास्ट स्टेप में यूज हुआ, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है वो थोड़ी सी ऑपोजिट है। वहां पे आपने क्या देखा था कि आपके पास लास्ट स्टेप के अंदर, अगर मैं स्ट्रक्चर एक दफा आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता था आपके पास, असाइल कोएंजाइम ए बीटा कीटोसाइल कोएंजाइम ए, जिसमें आप लोग देखते थे कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता था, ठीक है, और आपके पास इस प्रोसेस के अंदर एक कोएंजाइम ए यूज होता है, ताकि जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ से रिलीज हो इस फॉर्म में, तो पीछे जो आपके पास फैटी एसाइल ग्रुप है वो एक्टिव ही रहे, उसके साथ एक कोएंजाइम ए आके अटैच हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो थायोलेज एंजाइम है वो कोएंजाइम ए को यूज करता है। अब इस केस में जो आप रिएक्शन देखेंगे, इस रिएक्शन में आप ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही थी, बट अब आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो उनकी कंडेंसेशन होगी, और एक कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा, ताकि ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ क्या कर सके, बॉन्ड बना सके, और ये कोएंजाइम ए यहाँ से रिलीज हो सके, ठीक है। तो सेम बीटा ऑक्सीडेशन का जो लास्ट एंजाइम था वो कीटोजेनेसिस के पहले एंजाइम के तौर पे यूज होगा। इसका मतलब है कि ये प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही होगा, ठीक है। सो ये जो आपके पास कोएंजाइम ए है, ये यहाँ से रिलीज होगा ब्लू कलर में, और इसके रिलीज होने के बाद ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा इट विल बी दिस टाइप ऑफ, ये जो 4 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसाइल ग्रुप है इसको हम कहते हैं एसीटो एसीटॉल
कोएंजाइम ए। ठीक है, यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए, दो एसिटाइल कोएंजाइम ए की कंडेंसेशन के बाद आपके पास एक 4 कार्बन कंपाउंड असीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया है पहले स्टेप में। ये सबको क्लियर है? ओके, अब हम आते हैं दूसरे एंजाइम की तरफ। दिस एंजाइम इज HMG कोएंजाइम ए सिंथेस, जो कि एक तीसरे मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए को यूज करे। यहाँ पे आपके पास एक एसिटाइल कोएंजाइम ए था, दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम ए था, इनकी कंडेंसेशन से आपके पास एक 4 कार्बन कंपाउंड एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। अब एक तीसरा मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए का यूज होगा और यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल यूज होगा और कोएंजाइम ए उसका सेपरेट हो जाएगा। इट मींस सिर्फ 2 कार्बन फ्रेगमेंट इस एसीटो एसिटाइल पे ट्रांसफर होगा। अगर आप यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर देखें, मैं नेम की जगह स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे यूज होगा, जिसमें से कोएंजाइम ए एज अ बाय प्रोडक्ट अलग हो जाएगी और जो ये 2 कार्बन फ्रेगमेंट डॉटेड पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये इस स्ट्रक्चर के साथ अटैच होगा। और किस कार्बन पे अटैच होगा? बीटा कार्बन, दिस वन। ठीक है, तो अब जरा एक मिनट देखिएगा कि इस 2 कार्बन फ्रेगमेंट ने जब यहाँ पे अटैच होना है इस बीटा कार्बन के साथ, तो वो अटैचमेंट किस तरह से हो। ठीक है, इस अटैचमेंट को फेवरेबल बनाने के लिए या आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैं बाकी स्ट्रक्चर इस तरह से लिखती हूँ। इस कार्बन को यहाँ पे लिखती हूँ, जो मिथाइल ग्रुप ये इसके साथ है, इसको मैं डाउनवर्ड। ठीक है, बिकॉज मैंने इस कार्बन के साथ इस 2 कार्बन फ्रेगमेंट को क्या करना है? एडजस्ट करना है। अब अगर आप यहाँ पे इसकी वैलेंसी देखिए 1 2 3 4 पूरी है। अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए में से एसिटाइल ग्रुप 2 कार्बन फ्रेगमेंट यहाँ पे ऐड होना है, तो ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा और यहाँ पे आके ये आपके पास ग्रुप क्या हो जाएगा? अटैच हो। ठीक है, और जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, हमें ये पता है कि ये जो बॉन्ड आपके पास यहाँ पे है, ये बॉन्ड कैसे हाइड्रोलाइज होगा? OH के साथ। इसमें ये चीज याद रखनी है कि आपका जो बॉन्ड बनता है वो मिथाइल कार्बन के साथ। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप 2 कार्बन फ्रेगमेंट में से ये वाला जो इंटरनल कार्बन एटम है, ये एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा जो कि यहाँ पे अटैच हो रही है, और बाकी जो मिथाइल ग्रुप है वो इस कार्बन के साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। यानी बॉन्डिंग में आपका एक तो ये बीटा कार्बन है और यहाँ से इस एसिटाइल कोएंजाइम ए में से मिथाइल कार्बन यूज होगा फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। सॉरी, ताकि आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर बन सके, बीटा हाइड्रोक्सी ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए, जो कि आगे की लोन बॉडी से प्रिकर्सर के होती है। HMG कोएंजाइम ए सिंथेस, बिकॉज़ आपका जो एसिटो एसिटाइल और एसिटाइल कोएंजाइम ए के दरमियान कंडेंसेशन है ना, वो इसने कैटालाइज करना। जो थायराइडेज एंजाइम है वो सिंपल 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के दरमियान कंडेंसेशन करवाएगा, और यहाँ पे जो कंडेंसेशन है उसके लिए HMG कोएंजाइम ए सिंथेस एंजाइम रिक्वायर्ड है, बिकॉज़ जो प्रोडक्ट आपके पास आती है, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें बीटा कार्बन के ऊपर आपके पास दिस इज अल्फा एंड बीटा कार्बन। बीटा कार्बन में आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स है ना, कौन कौन से? बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा मिथाइल, ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए। ग्लूटाराइल ग्रुप आपके 6 कार्बन चेन ग्रुप है। ठीक है, तो इसकी बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और मिथाइल ग्रुप भी है। सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए, जिसको हम HMG कोएंजाइम ए भी कहते हैं। ओके,
अब इस बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइड कोएंजाइम ए के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है व्हिच इज HMG लाइएज। इससे पहले आपने जो एंजाइम यूज किया था वो कौन सा था? HMG सिंथेज। अब जो आपके पास एंजाइम है वो कौन सा है? HMG लाइएज। ये HMG लाइएज आपके पास इस स्ट्रक्चर में से एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो पूरा यूनिट है उसे क्या करता है? रिलीज करता है। यानी आपके पास पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए की अटैचमेंट हुई है और नेक्स्ट स्टेप पे एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस में आपके पास पहले स्टेप में कार्बोक्सिलेशन और नेक्स्ट स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। ठीक है, सो वो जो आपके पास सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को फेवरेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पे भी आप इस रिएक्शन को फेवरेबल बनाने के लिए पहले आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए ऐड होता है बाय HMG कोएंजाइम सिंथेज और उसके बाद उसकी क्या हो जाती है? रिमूवल। अब जैसे ही ये स्ट्रक्चर यहाँ से रिमूव होगा आपके पास ग्रुप बनेगा दिस इज ये आपके पास 4 कार्बन कंपाउंड है। इसमें अगर आप लोग चेक करें तो आपके पास एक कार्बन अनस्टेबल है, दिस वन, जिसका बॉन्ड ब्रेक हुआ है। बॉन्ड के ब्रेकेज के बाद ये कार्बन अनस्टेबल है ना, सो अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा और यहाँ पे क्या चीज बनेगी? डबल बॉन्ड। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। दिस इज एसीटो एसीटेट। ये आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर है? एसीटो एसीटेट, जो कि एक कीटोन बॉडी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा है कि टोटल कितनी कीटोन बॉडीज हैं? 3। इसमें से पहली कीटोन बॉडी आपके पास कौन सी है? एसीटो एसीटेट। दूसरी कीटोन बॉडी है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और तीसरी कीटोन बॉडी कौन सी है? एसीटोन। एक दफा एसीटो एसीटेट बन जाएगी तो दिस एसीटो एसीटेट विल एक्ट एज द प्रीकर्सर फॉर अदर 2 कीटोन बॉडीज। सो एसीटो एसीटेट के बनने के बाद आपके पास एक एंजाइम के रिएक्शन के बाद ये एसीटो एसीटेट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड एसीटोन में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ तक आपने 3 एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए का एसीटो एसीटेट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस देख लिया है। अब हम ये देखेंगे कि जब एसीटो एसीटेट बन जाता है उसके बाद इससे एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कैसे बनती है। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पे एसीटो एसीटेट से आप रिएक्शन स्टार्ट करने लगी। ठीक है, इस एसीटो एसीटेट के ऊपर 2 एंजाइम्स एक्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला एंजाइम है आपके पास एसीटो एसीटेट डीकार्बोक्सिलेज, जो कि सिंपली यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा 3 कार्बन फ्रेगमेंट एसीटोन। दिस इज एसीटोन, यानी सिंपल एसीटो एसीटेट की डीकार्बोक्सिलेशन से आपके पास सेकंड कीटोन बॉडी बन सकती है और वो कौन सी है? एसीटोन। इसी
रिएक्ट कर सकता है which is beta hydroxy butyrate dehydrogenase, ठीक है, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटालाइज कराता है, मींस ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है। और ये करता क्या है, एक NADH से रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को ट्रांसफर करता है किस पोजीशन के ऊपर, आपका ये वाला जो कार्बन है बीटा, फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है बीटा, इसके ऊपर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स यानी एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को NADH से उठाएगा और कहां पे शिफ्ट कर देगा, बीटा कार्बन पे। तो जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगी तो आपके पास ये स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की एडिशन के बाद हाइड्रोजन का एक एटम ऑक्सीजन के साथ और दूसरा एटम इस तरह से, एंड दिस कार्बन इज बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटा कार्बन, 3 कार्बन एंड 4, ये आपके पास 3 कीटोन बॉडीज हैं, ठीक है। अब इनमें से मोस्टली आपके ब्लड के अंदर कौन से कीटोन बॉडीज जाती हैं, एसीटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, यानी ये ज्यादातर लिवर से रिलीज होकर कहां पे जाएंगी, ब्लड में, और ब्लड के थ्रू अल्टीमेटली कहां पे चली जाएंगी, ब्रेन का, जिसने इनको यूज करता है, ठीक है। सो दो कीटोन बॉडीज की कंसंट्रेशन ब्लड या प्लाज्मा के अंदर ज्यादा होती है, और वो कौन कौन सी कीटोन बॉडीज हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड एसीटोएसीटेट। जो एसीटोन है इसकी नेचर नॉर्मली वोलाटाइल है, जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, स्टारवेशन कंडीशन में होते हैं, इवन रमजान में भी 7 से 8 घंटे के बाद फास्टिंग कंडीशन में हमारे मुंह से एक खास किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाती है, ठीक है, वो एसीटोन की वजह से, ठीक है। सो ये एसीटोन का प्रोड्यूस होना इस चीज की इंडिकेशन है कि अब आपका मेटाबॉलिज्म फैट्स पे शिफ्ट हो चुका है और अब आपकी बॉडी में कीटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जिसमें कोई कंफ्यूजन, कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन का प्रोसेस मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है, जिसको अगर स्लाइड से एक बार आप लोग देख लो, तो ये एक तरह की आपकी रिवीजन हो जाएगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कीटोजेनेसिस में, कीटोजेनेसिस के प्रोसेस में सबसे पहले आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम A के 2 मॉलिक्यूल्स की कंडेंसेशन होगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थायोडेज, कोएंजाइम रिलीज होगा और आपके पास कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम A। इसी एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम A के ऊपर आपके पास नेक्स्ट एंजाइम एक्ट करता है HMG कोएंजाइम सिंथेज, जो कि एक मजीद एसिटाइल कोएंजाइम A को इसमें ऐड कराता है, कोएंजाइम A को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। तो आपके पास ये ब्लू कलर का जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट है, तो यहाँ पे ऐड हो गया इस कार्बन के ऊपर, which is बीटा कार्बन ऑफ एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम A। सो अब जो स्ट्रक्चर आपके पास बना है, दिस इज HMG कोएंजाइम A, जिसमें आपके पास ये जो बीटा कार्बन अल्फा एंड बीटा, इस बीटा कार्बन के ऊपर एक तरफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप और दूसरी तरफ कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। इस बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम A के ऊपर जो थर्ड एंजाइम एक्ट करेगा, दिस इज लाइस, जो कि इस फर्स्ट एसिटाइल कोएंजाइम A को यहां से क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, और रिमेनिंग 4 कार्बन फ्रेगमेंट आपके पास कन्वर्ट हो जाता है इसमें एसिटोएसिटेट। एक दफा एसिटोएसिटेट की प्रोडक्शन हो गई तो आपके पास एक एंजाइम है डी कार्बोक्सिलेज, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके इसे एसीटोन में कन्वर्ट कर सकता है, और एक एंजाइम है डीहाइड्रोजिनेज, जो कि इस बीटा कार्बन से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करवा के एक एटम ये दूसरा एटम ये इसको कन्वर्ट कर सकता है इसमें
बीटा डी हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ठीक है, ये 3 कीटोन बॉडीज आपके पास बन चुकी हैं। और दूसरा आप यहाँ से इस पॉइंट को दोबारा रिवाइज कर सकते हो कि ये बनेगी था जब आपका ऑक्सैलो एसीटेट ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में यूज हो रहा है। उस टाइम पे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में जो कि फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन से बन रहा है, ये कौन से प्रोसेस में जाना शुरू हो जाता है? कीटोन बॉडीज में या कीटोजेनेसिस में। अच्छा, अब लिवर ने कीटोन बॉडीज बना ली। अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि ब्रेन इन कीटोन बॉडीज को कैसे मेटाबोलाइज करेगा। ठीक है, सो अब उन्हीं कीटोन बॉडीज को लेके हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स ब्रेन। अब आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि कीटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू आपकी कीटोन बॉडीज बन चुकी हैं और वो कीटोन बॉडीज ब्लड के थ्रू ट्रैवल होते हुए कहां तक पहुंच चुकी हैं? लिवर तक। अब हम ये देखने लगे हैं, सॉरी ब्रेन तक। अब मैंने आप लोगों के सामने जो सेल ड्रॉ करना है, आप लोगों को पता होना चाहिए वो कौन सा सेल होगा? ब्रेन सेल। और इसमें हम देखेंगे कि ये एक कीटोन बॉडीज को कैसे मेटाबोलाइज करता है या कैसे यूज करता है, उससे एनर्जी कैसे निकालता है। ठीक है, समझ आ रही है बात? ठीक है, सो ब्रेन के पास 3 एंजाइम्स हैं जिनको यूज करते हुए ये कीटोन बॉडीज को क्या कर सकता है? मेटाबोलाइज कर सकता है। सबसे पहले मैं रिएक्शन को स्टार्ट करूंगी फ्रॉम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ठीक है, सो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट सपोज आपकी ब्रेन सेल्स तक पहुंची। ठीक है, सबसे पहले आपके ब्रेन सेल्स के पास एक एंजाइम है and the name of this enzyme is beta hydroxy butyrate dehydrogenase। ये एंजाइम अभी हम कहीं देख के आए हैं। एंजाइम का नेम मैं लिखती हूँ, आप मुझे बताएंगे ये कहाँ पे देखे आपने? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। यस, कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस में जब एसीटो एसीटेट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बना रहा है। ठीक है, सॉरी जी, ये रिवर्सिबल है। वहां पे मैंने ये बताया ना कि ये रिएक्शन आपके पास रिवर्सिबल है, लिवर में भी हो रहा था और अब ब्रेन में भी होगा, बट ब्रेन के अंदर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। वहां पे एसीटो एसीटेट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट किसमें कन्वर्ट होगा? एसीटो एसीटेट। तो इस बीटा कार्बन के ऊपर जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पहले ऐड हुई थी, अब वो यहाँ से क्या होगी? रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास एक NAD यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा जो कि इस बीटा कार्बन से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिमूव करवा के रिड्यूस हो जाएगा किसमें? NADH। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगी, दिस प्रोडक्ट इज एसीटो एसीटेट। ठीक है, एसीटो एसीटेट बन गई आपके पास। अब नेक्स्ट आपके पास एक एंजाइम है जो कि इसमें कोएंजाइम A को ऐड करवाएगा। ठीक है, ये एंजाइम सिर्फ ब्रेन में प्रेजेंट है। जो पहला एंजाइम मैंने यहाँ पे बताया है ये लिवर और ब्रेन दोनों के अंदर प्रेजेंट है। अब जो दूसरा एंजाइम मैं बताने लगी वो सिर्फ ब्रेन में प्रेजेंट है, यही वजह है कि लिवर कीटोन बॉडीज को यूज नहीं कर सकता। और ये एंजाइम है आपके पास ट्रांसफेरेज एंजाइम, बीटा कीटोसाइड
कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज जो कि एक्चुअली यूज करता है सुक्सिनाइल कोएंजाइम ए को, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो सुक्सिनाइल कोएंजाइम ए है उसमें से सिर्फ कोएंजाइम ए को यूज करेगा, यानी आपके पास डोनर है सुक्सिनाइल कोएंजाइम ए जिसमें से सिर्फ और सिर्फ इसे क्या चीज रिक्वायर्ड है, कोएंजाइम ए, और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है सुक्सिनेट उसको ये क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। सो मैं ये कह सकती हूँ कि ये एंजाइम एक्चुअली सुक्सिनाइल कोएंजाइम ए को कोएंजाइम ए के डोनर के तौर पे यूज करता है, वहां से कोएंजाइम ए उठाता है और उसे किसमें ऐड करवा देता है, एसीटोएसीटेट में। सो कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट करने के बाद आपका एसीटोएसीटेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम ए। This is acetoacetyl coenzyme. ठीक है, इस मिथाइल एंड को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कार्बोनाइल कार्बन CH2, और ये जो आपके पास ये वाला कार्बन है ना, यहाँ पे आपके पास किस ग्रुप की एडिशन हो रही है, coenzyme A. So this is acetoacetyl coenzyme A जिसके इस कार्बन के ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच हो चुका है, coenzyme A अटैच हो चुका है, ठीक है। सो ब्रेन ने पहले एक एंजाइम यूज किया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये वही एंजाइम था जो लिवर में भी प्रेजेंट था और उसने बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को कन्वर्ट कर दिया एसीटोएसीटेट। अगर आपकी कीटोन बॉडीज एसीटोएसीटेट एंटर होती है ब्रेन में तो पहला स्टेप स्किप हो जाएगा और रिएक्शन यहीं से स्टार्ट होगा। इस स्टेप में क्या होता है कि आपके पास एक एंजाइम है ट्रांसफरेज जो कि सुक्सिनाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए ग्रुप को ट्रांसफर करवाता है इसके कार्बोक्साइल कार्बन के ऊपर, और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा जिस प्रोडक्ट एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम है, सिंपली उसमें कोएंजाइम ए क्या हो गया, ऐड हो गया, ट्रांसफर हो गया फ्रॉम सुक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू एसीटोएसिटाइल। जैसे ही आपके पास एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम ए करेगा तो बीटा ऑक्सीडेशन का वही लास्ट एंजाइम थायोलेज दोबारा से यहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक कोएंजाइम ए को यूज करेगा। इस रिएक्शन को अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिखें तो अब आपके पास एंजाइम यूज होगा कौन सा, थायोलेज। इसका रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है। यहाँ पे वो दोबारा से कोएंजाइम ए को यूज करेगा, एक 2 कार्बन फ्रेगमेंट को इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए सेपरेट कर देगा और दूसरे के ऊपर क्या चीज ऐड करवा देगा, कोएंजाइम ए। तो आपके पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे इसके कोएंजाइम ए। समझ आ रही है ये बात, एक कोएंजाइम तो पहले उसके पास था, दूसरे 2 कार्बन फ्रेगमेंट के लिए उसने एक कोएंजाइम ए यूज किया है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इन 3 एंजाइम्स के थ्रू आपका ब्रेन कीटोन बॉडीज को किसमें कन्वर्ट करता है, एसिटाइल कोएंजाइम। और बाद में आराम से एसिटाइल कोएंजाइम ए को पीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू किसमें कन्वर्ट कर देगा, एडीपी। ओके बच्चों, अब हम लोग ने फैटी एसिड कैटाबोलिज्म के बाद स्टार्ट करना है फैटी एसिड कैटाबोलिज्म को, ठीक है। इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म ऑफ फैटी एसिड के अंदर जो मेन डिफरेंसेस हैं वो समझ में आने चाहिए, उनको अपने अपने माइंड में रखना है ताकि आप बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को फैटी एसिड सिंथेसिस या फैटी एसिड एनाबोलिज्म से क्या कर सको, डिफरेंशिएट कर सको। सो एक तरफ मैं कैटाबोलिज्म का प्रोसेस लिखती हूँ जिसको हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन,
और दूसरी तरफ मैं प्रोसेस लिखने जा रही हूँ फैटी एसिड एनाबोलिज्म, जो कि अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, पहली चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपके पास जो फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन है, हमने ये पढ़ा है कि सेल के अंदर फैटी एसिड एंटर होते हैं, साइटोसोल में उनकी एक्टिवेशन होती है, उसके बाद ये फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाके कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं। यानी बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस सेल के कौन से कंपार्टमेंट में हो रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसके कंपैरिजन में जो फैटी एसिड एनाबोलिज्म का प्रोसेस है, ये सेल के साइटोसोल में ही हो रहा है। यानी आपके पास दोनों प्रोसेसेस के कंपार्टमेंट्स यहाँ पे डिफरेंट है, कंपार्टमेंटलाइजेशन है यहाँ पे। ये फैटी एसिड कैटाबोलिज्म डिफरेंट प्रोसेस में होगा, एनाबोलिज्म डिफरेंट प्रोसेस में होगा, ताकि कैटाबोलिज्म से प्रोड्यूस होने वाली चीजें एनाबोलिज्म में यूज ना हो सके, ये रेगुलेट हो सके। ओके, इसके अलावा आपने फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन में एक चीज पढ़ी थी कि आपके जो फैटी एसिड्स हैं, अगर 16 कार्बन फैटी एसिड की बात करें तो ये कन्वर्ट होते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के बाद, 4 स्टेप प्रोसेस के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम 8 मॉलिक्यूलर एसिटाइल कोएंजाइम। यानी आपके पास जो फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन की एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम 8। फैटी एसिड एनाबोलिज्म में आपकी एसिटाइल कोएंजाइम A यूज होंगे और ये कन्वर्ट होंगे किसमें? फैटी असाइल ग्रुप। यानी यहाँ पे आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम A की प्रोडक्शन हो रही थी और यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम A की क्या हो रही है? कंजप्शन। अगर 8 एसिटाइल कोएंजाइम A से आपके पास 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड बनना है, ठीक है, तो उसमें से एक एसिटाइल कोएंजाइम A एज इट इज यूज होता है और जो बाकी 7 एसिटाइल कोएंजाइम A है, ये 7 एसिटाइल कोएंजाइम A पहले कन्वर्ट होंगे 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेलोनाइल कोएंजाइम A और उसके बाद ये फैटी एसिड सिंथेसिस में यूज होते हैं। यानी आपके पास यहाँ पे सिंपली एक फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है, लेकिन बायोसिंथेसिस में आपके एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ साथ आपको मेलोनाइल कोएंजाइम A की भी जरूरत है। ठीक है, या सिंपल आप अभी इसको इसी तरह से करें कि एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस मेलोनाइल कोएंजाइम A ये मिलके क्या चीज बनाते हैं? फैटी एसिड। ये जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पे समझ आ जाएगा। यहाँ पे फैटी एसिड सिंपली एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके एसिटाइल कोएंजाइम A एंड मेलोनाइल कोएंजाइम A मिलके क्या चीज बनाते हैं? फैटी एसिड चेन, फैटी एसिड ग्रुप। थर्ड आप डिफरेंस ये कह सकते हो कि आपके पास जो फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। इसमें एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। जबकि एनाबोलिज्म का प्रोसेस आपके पास रिडक्टिव प्रोसेस है, न्यू बॉन्ड्स बनने होते हैं और ये आपके पास कौन सा प्रोसेस है? एंडोगोनिक, जिसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत हो। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में आपने ये देखा था कि चूंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए आपके कुछ एंजाइम्स Na+ को यूज करते थे और कुछ एंजाइम किसको यूज करते थे? Fad+। यानी यहाँ पे आपको जो डीहाइड्रोजिनेजेस है उनके साथ कौन से कोफैक्टर यूज होंगे? NAD एंड Fad। ये हमने बीटा ऑक्सीडेशन में देखा था। जबकि एनाबोलिज्म में जो डीहाइड्रोजिनेजेस यूज होंगे वो कहां से रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स लेंगे? NADPH से। यानी कैटाबोलिज्म में यूज होने वाले कोफैक्टर एनाबोलिज्म में यूज होने वाले कोफैक्टर से क्या है? डिफरेंट है,
ताकि कंपटीशन डेवलप ना हो बिटवीन कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक और पॉइंट कि फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन के टाइम हम ये देखते थे कि जब फैटी एसिड सेल के अंदर आते हैं तो साइटोसोल में एक एंजाइम था फैटी एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेज जो कि फैटी एसिड को कन्वर्ट करता था किसमें, फैटी एसाइल कोएंजाइम। यानी बीटा ऑक्सीडेशन के लिए हमेशा कोएंजाइम एक फैटी एसिड के साथ अटैच होता था, इनको एक्टिव करता था, उसके बाद ये डिग्रेड होते थे। याद है ना? सो फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन के लिए फैटी एसिड की एक्टिवेशन कैसे होती थी, कोएंजाइम ए की मदद से। यानी फैटी एसिड को कैटाबॉलिज्म के लिए एक्टिव करने के लिए हम उसमें कौन सा ग्रुप अटैच करवाते थे, कोएंजाइम ए अटैच करवाते थे। जबकि एनाबॉलिज्म के लिए फैटी एसिड को जो एक्टिव करवाना है उसके लिए आपके पास जो एंजाइम है फैटी एसिड सिंथेज, उस एंजाइम के पास ही कुछ डोमेन्स होती हैं, 2 डोमेन्स होती हैं और उन डोमेन्स में थायरोल ग्रुप होते हैं जो कि यूज होते हैं फॉर एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स। यानी अगर फैटी एसिड्स ने ब्रेक होना है तो उनके लिए आपको उसके ऊपर कोएंजाइम ए अटैच करना पड़ेगा, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब वो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर उनकी एनाबॉलिज्म होनी है, एसिटाइल कोएंजाइम ए ने मिलकर फैटी एसिड को बनाना है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्टिवेशन के लिए फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स के थायोल ग्रुप के साथ अटैच होना पड़ेगा। फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन के लिए फैटी एसिड के साथ कौन सा ग्रुप लगाया जाता था, कोएंजाइम ए। जबकि एसिटाइल कोएंजाइम ए को फैटी एसिड में कन्वर्ट करवाने के लिए एसिटाइल कोएंजाइम ए को इस एंजाइम के थायोल ग्रुप के साथ अटैच होना पड़ेगा, तब आपके पास कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म और फैटी एसिड एनाबॉलिज्म। इनको आप लोग अपने माइंड में रखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो एनाबॉलिज्म का